वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, सोशल मीडिया की बात करेंगे। सोशल मीडिया ने दुनिया में फैले हुए फासलों को समेटकर लोगों को एक इकाई में तब्दील किया। एक अच्छी बात है। सोशल मीडिया की फ़वाइद से कोई भी इनकार नहीं करता, लेकिन इसके तारीक पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इसका बेजा इस्तेमाल नौजवानों को अफसरदा और तन्हाई का शिकार बना रहा है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी फेसबुक ने यह एतराफ़ कर लिया है कि उनकी ऐप नौउम्र लड़कियों के दिमाग पर मनफी असरात मुरतब कर रही है, क्योंकि इसमें जिस्मानी खद्दोखाल और चेहरे पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल, और एक तहकीक के मुताबिक फ़ोटो शेयरिंग ऐप नो उम्र और कमसिन लड़कियों पर जहरीले असरात मुरतब कर रही है। और ये सवाल यहाँ पर यह होता है कि क्या सोशल मीडिया नौजवानों को ज़्यादा परेशान और अफसरदा करता है? क्या सोशल मीडिया एक ऐसा मैदान बन गया है जहाँ मुकाबले की ना ख़त्म होने वाली दौड़ जो है वो शुरू हो गई है? माहिरीन का ख्याल है कि सोशल मीडिया के अंदर जो है वो नौजवानों को, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जहनी सेहत जो उनकी वो मुतासर होती है, उनको इफेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे होते हैं नौजवानों में, जो है जहनी परेशानियां हैं उसमें मुब्तला हो रहे होते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम देखें, ये तो चलें फेसबुक ने बात की, उसको हम ले लेते हैं, लेकिन दूसरी कई चीज़ें हैं। इकरा देखें, आप अच्छे भले शादीशुदा जोड़े जो खुश होते हैं, वो जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर दूसरे जोड़ों को देखते हैं कि जी के वो मतलब अब किस तरीके के अब हैशटैग्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, तो वो दूसरे घर में वैसी लड़ाई शुरू हो जाती है कि वो लोग तो इतने खुश हैं, उसका हस्बैंड तो इतना अच्छा, उसकी बीवी तो इतनी अच्छी है, तुम पता नहीं कैसे। और ये मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। इस किस्म के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो खैर, हम इन मसाइल का हल क्या है, हम वो आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर हुमा असलम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर हुमा। बताइएगा इन मसाइल का हल क्या है? पहले तो हम इस तरफ आते हैं ना कि अब देखिए फ़ोटो शेयरिंग ऐप जो इंस्टाग्राम है, अब फेसबुक ने खुद ये इतराफ़ भी किया, ये बड़ी बात है कि उन्होंने इतराफ़ किया कि इससे लड़कियों की जो जहनी और ख़ास तौर पर लड़कियों को हाईलाइट किया है कि उनकी जहनी और जिस्मानी जो सेहत है उस पर असरात मुरतब हो रहे हैं इससे। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है बेसिकली, और ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। इसमें बेसिकली इंटरनेट को अब डिजिटल ड्रग कहा जाता है, और ये हमारे ब्रेन में उसी तरह केमिकल्स रिलीज़ करती है। ये डोपामीन रिलीज़ करती है, और डोपामीन का ताल्लुक हमें प्लेयर से या हमें खुशी देने से है। तो जब आप इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल करते हैं, जब आप कोई पोस्ट लगाते हैं, आपको लाइक्स मिलते हैं, आपको कमेंट्स मिलते हैं, तो आपको एक खुशी मिलती है, और उस खुशी को हासिल करने के लिए आप बार बार वो काम करते हैं। तो इस तरह आप इंटरनेट एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो वो सही बात है। इंटरनेट एडिक्शन की अगर बात की जाए तो लड़कियों में ज़्यादा अपनी सेल्फीज़ लेके या अपनी पिक्चर्स लेके शेयर करने की एडिक्शन है। लड़कों में इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन ज़्यादा है। वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, उससे उनको एक प्लेयर मिलता है, जीत जाते हैं, वो बार बार फिर उस गेम्स को खेलते हैं। जैसे पबजी एक कॉमन गेम है जो हमारे यहाँ काफ़ी एक मकबूल गेम है, उसको बैन भी किया जाता है लेकिन फिर खोल दिया जाता है। तो ये एक डिजिटल ड्रग है जो ब्रेन को उसी तरह इफेक्ट करती है जिस तरह ड्रग्स इफेक्ट करती हैं, और इसकी एडिक्शन एक कॉमन चीज़ बनती जा रही है हमारे माशरे में। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, मसला ये है कि हम आज के दौर में अगर देखें, हम कहें जी कि मसले का हल ये है कि ऐप बंद कर दो, हमारे पास एक ही हल होता है, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। लेकिन एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप है, इसको बंद करेंगे दूसरी आ जाएगी। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? बुनियादी प्रॉब्लम कहाँ पर है? घरों का माहौल ठीक नहीं है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, माँ बाप का चेक नहीं है। असल मसला क्या है? बुनियादी प्रॉब्लम बचपन से स्टार्ट होता है। देखिए, 6 महीने से पहले तो आपने बच्चे को फ़ोन इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना। उसकी डेवलपिंग स्टेज है, स्पीच डिलेज के मसले हैं। हम देख रहे हैं कि बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, ऑटिज़म और ADHD कॉमन होता जा रहा है। 6 महीने से पहले इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, फ़ोन नहीं देना बच्चे को। अब 6 महीने के बच्चे को तो नहीं पता होता कि फ़ोन कोई चीज़ है, पेरेंट्स देते हैं तो उसे पता चलता है। 6 महीने से 2 साल तक फ़ोन का बहुत लिमिटेड यूज़ होना चाहिए, वो असिस्टेड यूज़ होना चाहिए। जैसे अगर फेस टाइम पे या स्काइप पे किसी फैमिली मेम्बर से बात करनी है वो हो सकता है, या पेरेंट्स के साथ, मतलब वो इंडिपेंडेंट फ़ोन दे के आपने उसको कहीं जाना नहीं है। और उसके बाद जो 3 से 5 साल की उम्र है उसमें सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और वो भी पेरेंट्स को पता हो कि वो बच्चा क्या देख रहा है। अब 5 साल तक तो बच्चे को आप कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं ना। अगर 5 साल के बच्चे को आप इंडिपेंडेंट फ़ोन दे देते हैं और उसके बाद वो देखना शुरू हो जाता है, जब वो 15-20 साल का हो जाता है तब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट करना है? उसके अर्ली चाइल्डहुड से। उसको उस टाइम ही फ़ोन लिमिट करना है। आप उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। एक छोटे से बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को आप अपने
साथ बहुत अच्छे से इंगेज कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन नहीं हैं, हाउस वाइफ हैं, आप घर पे हैं, तो आप उसको जो भी काम करें, कुकिंग कर रहे हैं, उसको साथ खड़ा कर लें, उससे बातचीत करते रहें उस दौरान। आप कपड़े धो रहे हैं, उससे थोड़ा हेल्प ले लें कि बेटा कपड़े ला के इधर रख दो, ये कर दो। आप कोई गेम खेलें, उसके साथ लूडो खेल लें, ओनो खेलें, बाहर कोई गेम खेल लें, एक्सरसाइज का टाइम रखें। आप एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं आपने बाहर जाना है, आप यूट्यूब पे एक्सरसाइज लगाएं और आप उसके साथ करें। बच्चे के साथ बच्चे को एंगेज करना पड़ता है। जब तक आप बच्चे को उसकी रिप्लेसमेंट में कोई एक्टिविटीज़ नहीं देंगे, लेकिन तो यही एक ये तो वो बच्चे हैं जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो जनरेशन 90s की एंड की है, वही उसी की ख़ास तौर पे बात हो रही है। उस वक्त इतनी सहूलतें नहीं थी जब वो बच्चे थे, जब वो 3 से 5 साल की उम्र के अंदर थे, तो ऐसे मामलात तब नहीं थे, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये तो हमने बूम देखा पिछले 10-12 साल के अंदर। तो क्या हुआ, अचानक से टेक्नोलॉजी आई, अचानक से बैड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू हो गया। हम इसको ठीक तरीके से अडॉप्ट नहीं कर सके, या हमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, अब उसको भी सीखना पड़ेगा। उसमें बस उसको इस्तेमाल को हमें डेफिनेटली लिमिट करना होगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट एडिक्शन है क्या। जब भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, इतना इस्तेमाल कि आप घर वालों से मिलना छोड़ दिया, आप अलग बैठे हुए हैं और हर टाइम आपके पास अपना फ़ोन या अपने गैजेट्स हैं, आप हर टाइम प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं कि आपने कोई चीज़ मिस ना कर दी हो, आपने कोई इंपॉर्टेंट लाइक या कमेंट मिस ना कर दी हो, हर टाइम आपके जहन में यही चल रहा है। और आप बाकी एक्टिविटीज़ में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, आपका पढ़ाई में आपका डिक्लाइन आना शुरू हो गया, आपके रोज़मर्रा के कामकाज में डिक्लाइन आना शुरू हो गया, तो आप इंटरनेट एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे आपके घर वालों को इंटरवीन करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि ये डिजिटल ड्रग है, तो यहाँ पे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जैसे ड्रग्स के मामले में डिटॉक्सीफाई करते हैं, उसके सिस्टम से ड्रग्स को निकाला जाता है, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि हमने डिटॉक्सीफाई करना है उसको। फिर उसको नॉर्मल बेस लाइन पे लेके आना है, क्योंकि पहले वो 10-10, 12-12 घंटे यूज़ कर रहा है, तो हमने डिटॉक्सिफिकेशन के अमल में पहले उसका यूजेज बिल्कुल बंद करना है और फिर उसको नॉर्मल यूज़ की तरफ लेके आना है। अब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके 2 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक इसके फिजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। क्योंकि इसमें नज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो विजन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों में, टीन एजेस में, उनको ग्लासेस लग रही हैं बहुत अर्ली एजेस में। फिर एक पोस्चर बना होता है, आप इस तरह बैठे हुए हैं, हर टाइम गैजेट्स यूज़ करें, तो नेक पेन, बैक पेन। फिर जब फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हुई है, तो ओबेसिटी के मसाइल, बच्चों में मोटापा आना शुरू हो गया है। और ओबेसिटी की वजह से इन्हीं बच्चों में जब ये थोड़े से बड़े होते हैं, तो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के मसाइल आना शुरू हो गए। और आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक बहुत अर्ली एजेस में होना शुरू हो गया है, तो ये सब ओबेसिटी से लिंक करता है। फिर साइबर बुलिंग एक चीज़ है, जब आप ऑनलाइन होते हैं और बहुत सारी साइट्स होते हैं, आपका डाटा कहीं भी जा सकता है, आपकी पिक्चर्स कहीं भी जा सकती हैं, वो किसी तरह भी मिसयूज़ हो सकती हैं और उससे आपको किसी तरह भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अपने टीनेजर्स का बताया ना कि उनको हम इस तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं कि उनसे हम 10 से 12 मतलब दिन हम लोग उनको बंद कर दें इस्तेमाल। लेकिन अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़े भी अब ऐसे ही कर रहे हैं। हम लोग देखिए जो जॉब पर जा रहे हैं, हम लोगों को जिस तरह के हम कह रहे हैं कि एज फेलोज जो हैं, वो लोग ऐसे फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, उनको मना करें तो आगे से वो तो मतलब आगे गुस्सा भी करते हैं। तो उन लोगों को किस तरह से इस आदत को कम किया जा सकता है? उसमें पहले हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की अगर इसकी बात की जाए, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को इफ़ेक्ट करती है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन स्पैन सिग्निफिकेंट कम करती है, भूलने के मसाइल पैदा हो रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस बहुत कॉमन होती जा रही है। फिर इसमें एंग्जाइटी एक डायरेक्टली लिंक करता है, मूड स्विंग्स, एग्रेशन इससे डायरेक्टली लिंक करते हैं, डिप्रेशन के मसाइल बढ़ रहे हैं, इवन सुसाइड के मसाइल तक बात पहुंच जाती है अगर इसका एक्सेसिव यूज़ किया जाए। तो ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए, क्योंकि बड़ों को बेसिकली हम, बच्चों को तो हम ठीक है डॉक्टर साहब, में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब ये सारे मसाइल हमारे सामने हैं और हमें एहसास कमतरी होना, हमने एक बात की थी कि बड़े खुश जोड़े होते हैं, उनके मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये कितने केसेस आपके पास आ रहे हैं, फिर इनको आप एड्रेस कैसे करें? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों की लाइफ देखकर उसको मतलब कि आइडियलाइज कर रहे होते हैं कि इसकी तो जिंदगी बहुत अच्छी है, तो हमारी तो जिंदगी अच्छी नहीं है, शायद आपकी जिंदगी उससे बहुत ज्यादा अच्छी हो, लेकिन वो कैमरे के पीछे हो, और फिर उनके घरों में मसाइल भी इससे पैदा हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हैप्पीनेस ओवरऑल कम होती जा रही है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और इसकी बहुत बड़ी वजह हमारा सोशल मीडिया है, क्योंकि हर कोई अपना एक अच्छा पार्ट दिखाता है, वकेशंस पे गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, बहुत अच्छा फैमिली टाइम चल रहा है, होटलिंग हो रही है। अब वो ये नहीं दिखाते कि उसके पीछे क्या चल रहा है। तो आप जो चीज़ देखते हैं उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और लड़ाई झगड़े सिग्निफिकेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि
किसी फैमिली का किसी दूसरे फैमिली सर्कमस्टांसेस से कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ें डिफरेंट होती हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हमारे यहाँ अब जो हैप्पीनेस ओवरऑल कम होती जा रही है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, उसमें सोशल मीडिया का सिग्निफिकेंट रोल है। तो इसमें हम यही करते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करवाते हैं, उनको ये बताया जाता है कि जो चीज़ें नज़र आती हैं असल में ऐसी नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में भी बेशुमार मसाइल हैं, मसाइल और चैलेंजेस का हर एक को सामना रहता है। अब अगर कोई बंदा अपना अच्छा पार्ट दिखाता है, इट डजेंट मीन कि उसकी ज़िंदगी परफेक्ट चल रही है, तो परफेक्ट तो किसी की ज़िंदगी भी यहाँ पे नहीं है। तो आप अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस के मुताबिक देखें कि आपने वहाँ से कैसे हैप्पीनेस ढूंढनी, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन एल्स, और वहाँ से उनकी खुशियों को देखें कि वो इस तरह खुश हैं तो मैं भी ऐसे ही खुश रहूँगा। तस्वीरों के साथ साथ ना ये जिंदगियों पर भी फिल्टर लगाए होते हैं और सिर्फ अच्छी चीज़ें वहाँ पर दिखाई जा रही होती हैं। जैसे अच्छी तस्वीर दिखाई जा रही होती है ना, फिल्टर के बाद बिल्कुल बदल जाती हैं, तो बुरी साइड नहीं नज़र आ रही होती। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी, वो नज़र जिनकी आपको ज़िंदगी आ रही है उनसे बहुत बेहतर हो। डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान आप हिस्सा बनी, ये मसाइल जन्म ले रहे हैं और इनको आप एड्रेस भी नए तरीके से करना है, क्योंकि ये नए मसाइल हैं, पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे हमसा, और एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग मानते नहीं है, जब वो इस चीज़ों को कर भी रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी पे, उनको देखें लाइफस्टाइल का हिस्सा बना भी रहे होते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे होते। हम आज तक डिप्रेशन को बीमारी नहीं मानते हैं, तो ये डिजिटल ड्रग की जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल किया डॉक्टर साहिबा ने, ये बड़ी अहम है। हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि हम एडिक्ट हो चुके हैं, अब हमें किसी इलाज की वाकईतन ज़रूरत है। पहला इलाज तो यही है, अपनी फैमिली को टाइम दें, इसको ज़रा साइड पे रखें, अपनी लाइफ में खुश रहने की अपनी लाइफ में खुश रहें, वो फिल्टर वाली लाइफ को ना देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। हमजा, बात करेंगे फिल्म साजी की दुनिया में कदम रखने वाली जमामा गोल्डस्मिथ की। उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी रिक्शे तलाश करने शुरू कर दिए हैं। ये देखें आप, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की साबिक अहलिया हैं, उन्होंने अपने आबाई मुल्क में रिक्शा ढूंढने के लिए समाजी राब्तों की वेबसाइट का जो है सहारा लिया है। और जमाइमा ने अपनी ट्वीट में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर लिखा है कि हम आइंदा हफ्ते जुमेरात और जुमे को अक्सबंदी के लिए लंदन में एक पाकिस्तानी स्टाइल रिक्शे की तलाश में है। क्या कोई ऐसे शख्स को जानता है जिसके पास ऐसा रिक्शा हो? अब एक हफ्ते में तो नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसे, लेकिन जमाइमा की इस ट्वीट पर हस्बे मामूल पाकिस्तानियों की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल भी आई है। कोई और तबसरे कोई मजाक में भी ले रहा है इन चीज़ों को, और कोई सीरियस भी इनके वो मशवरे भी दे रहा है कि इसी तरह से जा सकते हैं। लेकिन आप देखिए पाकिस्तानी रिक्शों की, और हम ट्रक कार्ड की बात करते थे, अब रिक्शों की भी मांग बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कि बड़ी इसमें जो है ये बड़ी अहम सवारी है पाकिस्तान के अंदर, आज भी बड़ी सवारी है। तो चले उसके अंदर पाकिस्तानी रिक्शों को दिखाया जाएगा, पाकिस्तानी रिक्शों की मांग में भी शायद इजाफा हो जाएगा। हो सकता है उनके रेट भी बढ़ जाए। अब ये देखना ये होगा कि क्या कोई रिक्शा मिलता है हमें लंदन की सड़कों पर पाकिस्तानी, या फिर नहीं मिलता है। इसका हम सब जो है अब इंतजार करेंगे। एक और इंतजार हम लोग कर रहे थे और वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। और क्रिकेट के जो लवर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स जो हैं वो आज पहले वनडे मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। डे एंड नाइट मैचेस दोपहर 2:30 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर आज मैच शुरू हो जाएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की। न्यूजीलैंड के कैप्टन कहते हैं कि जो फास्ट बॉलिंग है उसका बड़ा खासा रोल होगा। पाकिस्तानी कप्तान कहते हैं कि हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। कौन सिचुएशन को ठीक रीड नहीं कर पा रहा? देखें हमजा, जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाई है, वैसे तो 3 राइट आर्म लेग स्पिनर पाकिस्तान की टीम में शामिल हैं जी, लेकिन मेरा ख्याल है जाहिद महमूद जो जिनका दादू से ताल्लुक है, शायद वो 11 में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने 12 प्लेयर अनाउंस किए थे। लेकिन शादाब खान और उस्मान कादिर के साथ भी पाकिस्तान के पास 2 और स्पिन ऑप्शन मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद इसी ग्राउंड पर जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 5 आउट किए। उसके अलावा सऊद शकील भी बॉलिंग करा लेते हैं, फ़खर जमान भी बॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है, और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने घेरना है, किसी तरीके से इस मैच में आउट क्लास करना है, तो पाकिस्तान अपनी स्पिन बॉलिंग से कर सकता है। लेकिन अगेन जो असल हमारा मसला रहा है पिछले कई महीनों में, हमारी बैटिंग है। अगर बॉलर किसी भी स्कोर तक महदूद रखते हैं तो उस स्कोर को फिर चेस करना या अच्छा टारगेट देना, ये पाकिस्तानी बैटिंग का भी यहाँ पर इम्तिहान होगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा माजिद भट्टी साहब, अगर हम इन सीरीज़ की बात कर लें, अब तकरीबन 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलेगी। आप समझते हैं कि ये सीरीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, खासतौर पर अगर क्रिकेट बोर्ड की बात करें, टीम की बात करें, और मुल्क के मुस्तकबिल की क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी?
देखें, बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस वक्त पिंडी स्टेडियम में मौजूद हूँ, बल्कि वहीं से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अच्छा। धूप भी निकली हुई है, तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हैं। जब सिक्योरिटी चेक से गुजर के आए, बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के भी। तो मेरा ख्याल में एक अच्छा मैच होने जा रहा है, और 18 साल बाद बिल्कुल। यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड का आना हमारे सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी है, जिन्होंने हमारे मुल्क बहाल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर इस न्यूजीलैंड की सीरीज के फौरन बाद अगले महीने इंग्लैंड की फुल बिल्कुल। स्ट्रेंथ टीम जो है वर्ल्ड कप से पहले पिंडी में 2 T20 मैचेस खेली थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें हैं कि तमाम बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। वेस्ट इंडीज़ ने भी इस साल के आखिर में आना है, और मार्च में फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी आना है। तो क्रिकेट से मेरे ख्याल अच्छी खबरें आ रही हैं कि तमाम बड़ी टीमें जो हैं अब पाकिस्तान का रुख कर। जी, बेहतरीन सीज़न जो है आगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है। भट्टी साहब, आपने अहम बात की, फुल स्ट्रेंथ के साथ इंग्लैंड की टीम आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये सख्त हरीफ हमारे लिए जो है साबित होगी? हमने इंग्लैंड की बिल्कुल नई टीम के साथ भी देख लिया था अपना हाल। जी हाँ, बिल्कुल हमजा, देखें ये हमारा मसला नहीं है। न्यूजीलैंड अगर अपनी यहाँ बी टीम भेजता है या सी टीम भेजता है तो ये उनका अपना मसला है। लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड की नेशनल टीम आ रही है। माजी में हमारी भी कमज़ोर टीमें बैरून मुल्क जाती रही हैं, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड की नेशनल टीम है, आज तो लोग कह रहे हैं कि ये न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में अभी जो T20 सीरीज हारी है न्यूजीलैंड की, उस टीम में गुप्तल वगैरह जो 4 प्लेयर्स थे वो शामिल नहीं थे, वो यहाँ पर आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी सीरीज होगी। आप देखें, न्यूजीलैंड की टीम 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला उसने, और इस वक्त आईसीसी की जो वनडे रैंकिंग है नंबर 1 न्यूजीलैंड नंबर 1 है। तो पाकिस्तान एक DRS का छोटा सा इशू है, जिसकी वजह से चेंज हुआ है। लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान अगर 3-0 न्यूजीलैंड को यहाँ मारता है, बाबर आजम की कप्तानी में नए चेयरमैन आए, उनका नया विजन है, और T20 वर्ल्ड कप सर पे है, तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर होगी अगर पाकिस्तान आउट क्लास कर दे न्यूजीलैंड को और तीनों मैच जीत ले। अच्छा माजिद भट्टी साहब, आपने DRS टेक्नोलॉजी की बात की है। आप समझते हैं किसकी गलती और किसकी कोताही एक तो इसमें शामिल है, और दूसरा ये कि इसके ना होने से नुकसान कितना होगा? देखें, बड़ा नुकसान है, क्योंकि DRS टेक्नोलॉजी से अगर ये सीरीज हो जाती तो वर्ल्ड कप का जो क्वालिफाइंग राउंड है, जिसको ICC वर्ल्ड सीरीज कहते हैं, ये सीरीज उसका हिस्सा होती है। DRS ना होने की वजह से अब ये वर्ल्ड सीरीज का हिस्सा नहीं है। लेकिन रात मेरी रमीज राजा साहब से मुलाकात हुई, जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हमने DRS वाला जो इशू है उस पर इंक्वायरी का ऐलान करा दिया है, और उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मेरे ख्याल में रमीज राजा साहब के लिए पहला टेस्ट केस ये DRS वाला मसला है, क्योंकि पाकिस्तान की काफ़ी फिक्र हुई है कि आपने पहले से उस टेक्नोलॉजी की जो कंपनी थी उसको लॉक क्यों नहीं किया। अगर DRS होता तो सीरीज का मजा और दोबाला हो जाता। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, एक और अहम चीज़ बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, हम विराट कोहली के साथ बहुत सारे कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कुछ बात हो रही थी कि शायद बाबर से टेस्ट की कप्तानी वापस ले ली जाएगी। विराट कोहली का ऐलान है कि जी कि मैं T20 की कप्तानी छोड़ दूंगा। कोई मॉडल इधर तो नहीं आ जाएगा कि चलें आप भी 2 रखें, एक ज़रा रिजवान के हवाले कर दें, उनको भी देख लेते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ हमजा, आप तो माशाल्लाह क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं। पिछले बोर्ड ने बाबर आजम को जब कप्तान बनाया, वो भी एक तनाज़ा बन गया कि सरफराज अहमद स्टैब्लिश कप्तान थे, उनको हटा के बाबर आजम को ले आए। अब नए चेयरमैन आए, फिर जो अंदर से इत्तलात आ रही हैं कि वो बाबर आजम के अंदाज से खुश नहीं है, शायद बाबर आजम हट जाएंगे। अब आप देखें ना, कल विराट कोहली ने कितने अच्छे स्टाइल में अपने क्रिकेट बोर्ड के लोगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जी मैं अब क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं T20 की कप्तानी छोड़कर टेस्ट और वनडे की कप्तानी करता रहूँ। असल में हमें भी दूसरे मुल्क से सबक सीखना चाहिए, बेहतर अंदाज में, ऑर्गेनाइज अंदाज में अपने सिस्टम को सीखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गवर्नेंस का इशू है, ये भी मेरे ख्याल रमीज राजा साहब के लिए चैलेंज है कि जितनी जल्दी वो इन मामला लें, तो पाकिस्तान क्रिकेट के जो हेडक्वार्टर है उससे हमें अच्छी खबरें तो मिलती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो बदइंतज़ामी की खबरें मिलती हैं उससे काफ़ी मुल्क का भी नाम ख़राब होता है। तो मेरे ख्याल में बदइंतज़ामी का मुश्किल है तो अक्रॉस द बोर्ड एक्शन लेना चाहिए, ये नहीं कि जिसकी पतली गर्दन है उसमें हाथ डाल दिया जाए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा माजिद भट्टी साहब, आप बताइएगा आज आपके ख्याल में रावलपिंडी के जो विकेट है वो कैसा हमें खेल उस समय में देखने को मिलेगा, और सेकेंडली जो टीम है वो किस कम्बिनेशन के साथ जाने चाहिए ग्राउंड में?
देखें पाकिस्तान में 12 प्लेयर्स तो मैंने आपको जिस तरह जी। बताया कि वो अनाउंस किए गए थे, जी तो जो मेरे ख्याल में 12 में से जाहिद महमूद जो राइट आर्म जी। लेग स्पिनर हैं वो शायद नहीं खेलेंगे। जो मुमकिन पाकिस्तान की टीम लग रही है कि इमामुल हक और फखर जमान। ठीक है बट साहब बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले पाकिस्तान से बात कर रहे थे। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।